नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस और एसएससी के लिए, इन सभी एग्जामों के लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारी क्लास थर्ड है, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। आप जाकर चैनल पर चेक आउट कर लीजिएगा दोस्तों, आपको वहाँ पर क्लास वीडियो की लिस्ट में मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन इनमें से प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। इनकी जो इंपॉर्टेंस है इसको कोई नकार नहीं सकता दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एज इट इज एग्जाम में रखे हुए आपको मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा बिना किसी देरी शुरू करते हैं अपना जी के जीएस का सेशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ये छोटी छोटी क्लासें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए रहेंगी दोस्तों। ठीक है, हम आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करने वाले हैं कि एक एक घंटे में 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। 25 क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट के बीच में आपको सेशन समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं आपको अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके टर्सरी क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। इसका जो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा श्रम लगता है दोस्तों। ठीक है, और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण प्राइमरी सेक्टर का वो है कृषि दोस्तों। क्या है? कृषि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये है शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा देखरेख या सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो मानव पूंजी का निवेश किस में किया जा सकता है? सब में। किस में मानव श्रम लगता है? सभी में लगता है दोस्तों, सभी में मानव की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। NFWP का तात्पर्य क्या है? तो NFWP का तात्पर्य आपको ऑप्शन देख के समझ, आपको थोड़ा बहुत पता होगा तभी आप लगा पाएंगे इसका, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ऐसे में, क्योंकि ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन लगते हैं। अपने आंसर जो लगते हैं सब मिलते जुलते लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम। ठीक, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। राज्य का मुख्यमंत्री या राज्यपाल, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो दोस्तों आप अगर इनमें से कुछ हटाना चाहें, ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो राज्य का स्वास्थ्य मंत्री तो हटा दीजिएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। क्या नहीं हो सकता? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और न्यायाधीश की बात भी नहीं कर सकते, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें राज्यपाल में और राज्य का मुख्यमंत्री में। यही दो कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होता है ऑप्शन बी, गवर्नर। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे डिसीजन स्टेट में मुख्यमंत्री के ही चलते हैं। ठीक, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है वैसी स्थिति राज्य में एक राज्यपाल की होती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी संबंध प्रावधान सम्मिलित हैं? तो कौन सी जो सूची है? तो ये है 10वीं अनुसूची, दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। इसमें वैसा कुछ ऑप्शन पढ़ने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये ज़्यादातर किसी को पता होता, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून की। ठीक है, आयाराम गयाराम वाली आपने शायद बात सुन रखी होगी। उन्हीं के बाद ये प्रावधान किया गया था, दल बदल कानून विरोधी संबंधी कानून बनाए गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद। ठीक है, तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन आपके यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इसका जो सही आंसर है संघवाद वो लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अच्छा ये बताइए, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों इसका, ये आपको ये बताना है।
तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 को, और इस समय अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यह 8वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? आपके ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, या सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को। ऑप्शन डी है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के अखंडता को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी ही होगा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता की अखंडता को सुनिश्चित करना ही क्या है, भारतीय प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। तो ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोपरिता, सुप्रीम न्यायपालिका की सर्वोपरिता, या शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, इसका मुख्य जो सिद्धांत है वो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, यही क्या है इसका सही आंसर है दोस्तों। शक्ति का पृथक्करण एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, पृथक्करण तो है लेकिन जो संसदीय प्रणाली वो कार्य करती है वो इस पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। भारत की जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का क्षेत्र स्वरूप कैसा स्वरूप है? ऑप्शन है आपके सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, सौदाकारी संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है? हमारे राज्य से मतलब यूपी से है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी के किस जिले से ये किस जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो दुधवा है लखीमपुर खीरी में दोस्तों। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है दुधवा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन है लंगड़ा आम किस्म हमारे राज्य के किस जिले से अद्भुत मानी जाती है, उद्भूत मानी जाती है? मतलब किस जिले में जो है ये किस्म उगाई जाती है, किसकी? लंगड़ा आम की। ठीक है दोस्तों, तो बतानी है आपको लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है। तो लंगड़ा आम फेमस है बनारसी का। कहाँ का? बनारसी का, बनारस का लंगड़ा आम बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको वो बताना है जो गलत है पेयर, गलत पेयर है। ठीक है, तो पहला है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग यानी कृत्रिम अंग निर्माण, ये कानपुर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कांच उद्योग फिरोजाबाद, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तीसरा है हमारा परमाणु विद्युत संयंत्र, तो उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु विद्युत संयंत्र है और वो है नरौरा में, लखनऊ में नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये बिल्कुल वाराणसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों क्या थे हमारे? सही थे। हमारा ये क्या है? ऑप्शन सी गलत है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा दोस्तों, कौन सा सीआरटी का फुल फॉर्म है? सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसका क्या है? ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? निम्न पावर पर काम करती है, कौन सी है? तो वो है ईथरनेट। कौन सी है? ईथरनेट। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा है जो वायरलेस गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है सिग्नल अटेन्युएशन, मल्टीपल पाथ फेडिंग, एब्जॉर्प्शन, कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सिग्नल अटेन्युएशन। ठीक है दोस्तों, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टेक्साफेन कीटनाशी के रूप में कैसे कीटनाशी के रूप में कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रणालीगत विष, धूमक, उदर विष या संपर्क विष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, स्टोमक पॉइजन के रूप में। ठीक है, टेक्साफेन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बसंत विषुव कब होता है दोस्तों? आप बसंत विषुव बताना है कब होता है। बर्टिनल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन, ठीक है, ऑप्शन आपके 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, इस समय सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है दोस्तों। क्या होता है, लंबवत चमकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया था? तो उनके बाद ये क्या हुआ था, त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था। त्रिपुरी संकट के बारे में आपको पता होगा, सन 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। गांधी जी ने खड़ा किया था अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को, और सुभाष चंद्र बोस को भी इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना था। तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी अच्छी सीटों से, काफ़ी अच्छे वोटों से ये इलेक्शन जीत गए थे कांग्रेस पद का। ठीक है, उस समय लेकिन गांधी जी नाराज़ हो गए। गांधी जी को ये लगा भाई ये तो हमारी सीधी सीधी मेरी हार है ये, तो वो नाराज़ हो गए। तो इस जो पूरे प्रकरण है, इस प्रकरण को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इन पर जब दबाव बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और जो है अन्य सभी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने, तो नेहरू जी ने, खासकर नेहरू जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन्होंने दबाव बनाया था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, भाई आप अध्यक्ष पद से क्या कर दें, इस्तीफा दे दें। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दूं, मैं सीधे कांग्रेस से इस्तीफा दे देता हूं। तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। तो इनके बाद जो क्या नाम है, इस पद के अध्यक्ष पद की जो दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा, क्या उस समय हुआ था ऐसा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एक तो शुरू की थी एनी बेसेंट ने, और दूसरी शुरू की थी तिलक साहब ने। ठीक है, किसने, तिलक साहब ने। तो ये जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोला जाता है। किसका, अशांति का जनक। ठीक है दोस्तों, आप बताइए चरक संहिता संबंधित है किससे? तो दोस्तों चरक संहिता जो संबंधित है वो है मेडिसिन से। किससे संबंधित है, मेडिसिन से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। चरक और सुश्रुत 2 हमारे इतिहास में बहुत ही बेहतरीन चिकित्सक कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, हुए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, चरक किनके दरबार में रहते थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों के विस्फोट का कारण बनती है? ठीक है, कौन सी गैस है ऐसे दोस्तों? तो यह है सीधे सीधे ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में। उत्कृष्ट तरासे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, निश्चित समतल परतों का अस्तित्व है। ऑप्शन बी, अपवर्तन के सूचकांक में भिन्नता। ऑप्शन सी है अशुद्धियों की उपस्थिति। और ऑप्शन डी है हीरे की पारदर्शिता में भिन्नता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आप क्वेश्चन पे एक बार फिर से निगाह मारिए। उत्कृष्ट तरासे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसका कारण होता है? मतलब जो रंग डिफाइन होता है कि हीरे का रंग कैसा रहेगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इसकी अशुद्धियों के कारण। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। पेनिसिलिन विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फंगाई यानी कवक के द्वारा प्राप्त किया था। कवक से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और किससे, पेनिसिलियम कवक से। ठीक है, इसका नाम जो है पेनिसिलियन फंगाई है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 99%। 99% जो है हमारे हड्डियों में, हमारे दांतों में होता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, और बाकी सब कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में और रक्त में। ठीक है, कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई इनके शरीर में, तो वो रक्त के केस में होता है, क्योंकि हड्डियों में से तो कैल्शियम निकलेगा नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे ही कहीं से उठाकर नहीं रख दिए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है,
अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो तो अगर आपने अंत तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को आपने अंत तक देखकर ये समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते किसी और तरीके से हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका कुछ अलग होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन देखने से आपको ये एज इट इज अंदाजा रहता है कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। हम सीधी सीधी ब्लाइंड पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से, और हम घूम जाते हैं, आते हुए आंसर भी क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखते रहें, ध्यान रखें, और आपके लिए धन्यवाद।